हे गाइस, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पंचायती ज्ञान। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है रियलिज़म या रियलिस्ट थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। रियलिज़म इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीज़ के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए अपनाए जाने वाले एक अप्रोच है। रियलिज़म के अंतर्गत हम कई थ्योरीज़ और कई अप्रोचेस को पढ़ते हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और रिलेशंस रखती हैं। रियलिज़म को समझने से पहले आपको रियलिज़म के ओरिजिन को समझना होगा, जो आपको तब समझ आएगा जब आप लिबरलिज़म को अच्छे से समझेंगे। यदि आपने हमारा लिबरलिज़म वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाकर लिबरलिज़म वाला वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है तो सभी के सामने एक क्वेश्चन होता है, एक सवाल होता है कि आखिर स्टेट्स वॉर क्यों करते हैं। जब वॉर से किसी को भी कोई एब्सोल्यूट गेन नहीं होता तो वॉर होता ही क्यों है। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस में जो थ्योरी, जो अप्रोच सबसे पहले डेवलप होती है वो लिबरलिज़म है। लिबरलिज़म हमारे सामने वॉर के होने के कुछ कॉजेज़ को रखती है, कुछ कारणों को बताती है जिससे वॉर स्टेट्स के बीच में होती है। जैसे कि स्टेट ईगोइज़म, मतलब हर स्टेट को केवल खुद के नेशनल इंटरेस्ट से मतलब है और हर स्टेट दूसरे स्टेट से ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता है। दूसरा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी। जब एक कंट्री को ये फियर नहीं होता कि वॉर से उसका कोई इकोनॉमिकली लॉस है, तब वॉर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्ट है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। इस तरह की गवर्नमेंट्स में लीडर पर कोई भी पब्लिक प्रेशर नहीं होता और वो अपने पर्सनल गेन के लिए किसी भी डिसीज़न को अपने हिसाब से ले सकते हैं। क्योंकि उन पर कोई पब्लिक प्रेशर नहीं है तो वो अपने पर्सनल गेन के लिए ही सारे डिसीजंस को लेते हैं। और लिबरल स्कॉलर्स के द्वारा ही इन तीनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है जिस वजह से रियलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा लिबरलिज़म को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लिबरल स्कॉलर्स के द्वारा बोला जाता है कि यदि हम सुपरनेशनल बॉडीज़ को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को इस्टेब्लिश करें तब इंटरनेशनल लेवल पर पीस को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। यदि हम कंट्रीज़ के बीच में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी को इस्टेब्लिश कर पाएँ तब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वॉर को अवॉइड कर सकते हैं, वॉर को रोक सकते हैं। यदि कंट्रीज़ ट्रेड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड होंगी तब वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को वॉर के माध्यम से नहीं सुलझाएंगी, तब वो वॉर के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि उस वॉर से उनको इकोनॉमिकली लॉस उस वॉर से, उस कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा होगा। इस तरह लिबरलिज़म के द्वारा हमारे समीप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखा जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम पीस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पर आगे जाकर जब लीग ऑफ नेशंस फेल हो जाता है, कई कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाती है और यूरोप या पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी का पतन हो रहा होता है और लास्ट में वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। लिबरलिज़म के वो प्रिंसिपल्स वर्ल्ड वॉर 2 को होने से नहीं रोक पाते। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जैसा कि हमको लिबरल स्कॉलर्स के द्वारा समझाया जा रहा है, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट और वॉर की पॉसिबिलिटीज़ हमेशा बनी रहती हैं। और अब हमें आईआर को समझने के लिए एक पेसिमिस्टिक व्यू की ज़रूरत है जो कि रियलिस्ट थिंकर्स के द्वारा रखा जाता है।
1919 और 1939 के बीच में रियलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और उनमें से पहला है, ये कहते हैं कि लिबरल स्कॉलर्स ने पावर के रोल को इग्नोर किया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब हर स्टेट अपने पावर को इंक्रीज़ करना चाहता है तब स्टेट्स के बीच में संघर्ष होगा, स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा। स्कॉलर्स का दूसरा जो तर्क होता है जिसके द्वारा वो लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो कहते हैं कि लिबरल स्कॉलर्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल। इस प्रिंसिपल को रियलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है और ह्यूमन नेचर का एक पेसिमिस्टिक और एक नेगेटिव व्यू हमारे सामने, हमारे समीप रखा जाता है। जैसा कि लिबरल स्कॉलर्स के द्वारा बोला जाता है कि सारे स्टेट्स अपना सेल्फ इंटरेस्ट पूरा करना चाहते हैं, फिर भी एक कॉमन सेट ऑफ इंटरेस्ट और एक इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जा सकता है स्टेट्स के बीच में। इसको भी रियलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा क्रिटिसाइज़ किया जाता है और बोला जाता है कि स्टेट्स के बीच में किसी भी तरह का कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता, हर स्टेट केवल अपना नेशनल इंटरेस्ट पूरा करना चाहता है। और लास्टली रियलिस्ट बोलते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वॉर को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। और देखिए, यदि लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके वॉर को प्रिवेंट किया जा सकता तो वर्ल्ड वॉर 2 होता ही क्यों। और यहाँ ये प्रूफ हो जाता है कि लिबरलिज्म एक सही अप्रोच नहीं है उन इंसिडेंट, उन घटनाओं को समझाने के लिए जो 1919 और 1939 के बीच में घट रही थी। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में एक डिबेट शुरू हो जाता है आइडियलिस्ट और न्यू जनरेशन रियलिस्ट के बीच में। जो रियलिस्ट होते हैं उनके द्वारा लिबरल आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। यहाँ आपको एक बात बताना ज़रूरी है। आप सोचिए, यहाँ मैं न्यू जनरेशन रियलिस्ट क्यों बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ रियलिस्ट भी बोल सकता हूँ। क्यों ऐसा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब तक आईआर के स्कॉलर्स के द्वारा रियलिस्ट प्रिंसिपल्स को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं रखा गया। रियलिज़म एक बहुत पुराना अप्रोच है जिसको कि हमारे सामने एंशियंट थिंकर्स के द्वारा भी रखा जा चुका है। जैसे थ्यूसिडाइड्स अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में हमको समझाते हैं कि स्पार्टन्स और एथेंस के बीच में वॉर क्यों हुआ था। वो कहते हैं कि उस समय एथेंस का पावर बढ़ता जा रहा था और बैलेंस ऑफ पावर एथेंस की तरफ शिफ्ट होता जा रहा था। इसलिए स्पार्टन्स के द्वारा एक अलायंस बनाया जाता है जिससे कि बैलेंस ऑफ पावर को वापस स्पार्टन्स की तरफ शिफ्ट किया जा सके। तो इस वॉर के पीछे रीज़न क्या था? रीज़न था वो फियर जो स्पार्टन्स के अंदर एथेंस की पावर बढ़ने से आ रहा था। तो यहाँ थ्यूसिडाइड्स हमको समझा रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा वॉर, कॉन्फ्लिक्ट और फियर का माहौल होता है जो कि लिबरल प्रिंसिपल्स को जस्ट अपोज करता है। मैकियावेली अपनी बुक द प्रिंस में कहते हैं कि एक लीडर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसके राज्य का नेशनल इंटरेस्ट होता है। यदि उसके लिए उसको मोरल वैल्यूज़ और यूनिवर्सल वैल्यूज़ को वायलेट भी करना पड़े तो वो सही है, क्योंकि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका नेशनल इंटरेस्ट ही होना चाहिए। ऐसे ही थॉमस होब्स अपनी बुक लेवाइथन में स्टेट्स ऑफ नेचर की कंडीशन को समझाते हैं। स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन है जहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ एनार्की है। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को बोरो किया जाता है आईआर के स्कॉलर्स के द्वारा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अप्लाई किया जाता है, जिसमें मुख्य है E.H. कार, हंस जे मॉर्गेंथ्यू, राइनहोल्ड नेबर, जॉर्ज कैनन, केनेथ वॉल्स, जॉन मियर शिमीर एंड थॉमस शेलिंग। और इन्हीं प्रिंसिपल्स को
जब आईआर में अप्लाई किया जाता है तब एक नई अप्रोच डेवलप होती है जिसको कि हम रियलिज़म कहते हैं। इसी के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नई अप्रोच का विकास होता है। यहाँ ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आईआर के स्कॉलर्स के द्वारा इसको रियलिज़म ही क्यों बोला गया, क्योंकि रियलिज़म बात करता है व्हाट इज़ की, क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। लिबरल आइडियलिज़म की तरह रियलिज़म इन सब की बात नहीं करता, इसलिए इसको रियलिज़म यथार्थवाद बोला गया है। आइए तो अब जानते हैं रियलिज़म के कुछ की थीम्स, जिन थीम्स पर रियलिज़म का विकास होता है, रियलिज़म डेवलप होता है। पहला है स्टेट ईगोइज़म एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा कि कैसे आईआर के स्कॉलर्स के द्वारा मैकियावेली और होब्स जैसे थिंकर्स के प्रिंसिपल्स को बोरो किया जाता है। मैकियावेली अपनी बुक द प्रिंस में ह्यूमन नेचर के बारे में लिखते हैं और वो हमारे सामने ह्यूमन नेचर का बड़ा ही नेगेटिव व्यू रखते हैं। वो कहते हैं ह्यूमन हमेशा लालची होता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मनुष्य बहुत चालाक होता है, मनुष्य एरोगेंट होता है, वायलेंट होता है, ब्रूटल होता है, क्रूर होता है। मतलब मैकियावेली के द्वारा हमारे सामने ह्यूमन नेचर के एक पेसिमिस्टिक व्यू रखा जा रहा है और ये प्रिंसिपल्स आईआर के स्कॉलर्स के द्वारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अप्लाई किए जाते हैं और ये अज्यूम किया जाता है कि ह्यूमन नेचर से ही स्टेट का नेचर डिफाइन होता है। देखिए, स्टेट खुद ब खुद तो कोई डिसीज़न लेता नहीं है। हमारे जो लीडर्स होते हैं वो भी एक ह्यूमन बीइंग होते हैं। तो आप ह्यूमन नेचर से स्टेट के नेचर को कंपेयर कर सकते हैं और रियलिस्ट थिंकर्स के द्वारा बोला जाता है कि जैसे एक ह्यूमन सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देखता है, वैसे ही एक राज्य भी सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, केवल अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। और जब हर राज्य अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ राज्य के बीच में संघर्ष होगा। सेकेंड थीम है स्टेट क्राफ्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है शासन कला। इट्स मीन्स द स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट अफेयर्स। रियलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनके द्वारा हम स्टेट्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ना कि केवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रियलिज़म एक लीडर को गाइड भी करता है कि कैसे उसको इस कॉन्फ्लिक्चुअल इंटरनेशनल सिस्टम में अपने स्टेट को प्रिजर्व करना है और क्या वो चीज़ें हैं जो एक लीडर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल E.H. कार अपनी बुक 20 ईयर ऑफ क्राइसिस में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं और बताते हैं कि कैसे लीडर्स के द्वारा पावर को इग्नोर किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, जिसकी वजह से विश्व एक और वर्ल्ड वॉर को झेलता है। तो यहाँ रियलिज़म या E.H. कार के द्वारा बताया जा रहा है कि एक लीडर को कभी भी पावर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और पावर क्यों ज़रूरी है एक राज्य के लिए? क्योंकि हर राज्य अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना चाहता है, जिसका पावर ही एक सोर्स है। अगर किसी राज्य को अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना है तो उसे पावरफुल बनना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट द की गाइड टू स्टेट क्राफ्ट इन रियलिस्ट ट्रेडिशन is a concern about national interest. Ethical principles, moral values should be strictly excluded from foreign policy decision making according to realist. मतलब कि रियलिज़म के अकॉर्डिंग एक लीडर को हमेशा मोरल वैल्यूज़ और एथिकल प्रिंसिपल्स से ऊपर उठकर हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। यदि उसको यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को वायलेट भी करना पड़ रहा है तो वो सही है। यदि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को
पूरा कर पाता है उन मोरल और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को वायलेट करके। थर्ड थीम है एनार्की इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए, रियलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की होने के 3 रीजंस बताए जाते हैं। पहला सेल्फ हेल्प, दूसरा सिक्योरिटी डिलेमा, तीसरा रिलेटिव गेन्स। आइए इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। सेल्फ हेल्प, देखिए, वर्ल्ड लेवल पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अल्टीमेटली हर स्टेट को खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए या खुद के नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए खुद के रिसोर्सेज पर निर्भर होना होता है। इसलिए हर राज्य अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना चाहता है, और जैसा कि आप जानते हैं रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड ही हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि यहाँ इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, कोई भी सिंगल अथॉरिटी नहीं है। सेकंड है सिक्योरिटी डिलेमा। देखिए, जैसा कि आपने देखा कि इंटरनेशनल सिस्टम में हर स्टेट को खुद के ही रिसोर्सेज पर डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए हर स्टेट अपने मिलिट्री कैपेसिटी को बढ़ाने का ट्राई करता है, क्योंकि इस पर ही हर स्टेट की सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल डिपेंड होता है। इसको आप एक एग्ज़ाम्पल से भी समझ सकते हैं। अगर चाइना अपनी आर्मी कैपेसिटी को 40 लाख कर लेता है, तब इंडिया भी ट्राई करेगा कि इस डिफरेंस को बैलेंस कर पाए, क्योंकि इंडिया को नहीं पता कि चाइना के मोटिव्स क्या है, क्यों वो अपनी मिलिट्री कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम में सिक्योरिटी डिलेमा होता है, हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है, जिसकी वजह से स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। थर्ड है रिलेटिव गेन। इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स को इससे कम मतलब होता है कि उसका खुद का कितना डेवलपमेंट हुआ, बट हर स्टेट्स को दूसरे स्टेट की अपेक्षा में ज़्यादा पावरफुल बनना होता है। It means all states are primarily concerned about maintaining or improving their positions relative to other states। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझना चाहें तो अगर चाइना एशिया में पावरफुल बनना चाहता है, तब वो हमेशा इंडिया से कंपेयर करेगा कि वो इंडिया की अपेक्षा में कितना आगे है, कितना पावरफुल है। यही मतलब होता है रिलेटिव गेन का। और अब हमारी आखिरी थीम है पोलैरिटी, स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर। रियलिज्म का ये मानना है कि हर स्टेट सेल्फिश होता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना चाहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रियलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा ये कहा जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमेशा वायलेंस होगा, हमेशा रक्तपात होगा इंटरनेशनल लेवल पर। Realists believe that conflict can contained by the balance of power। आपको इस बैलेंस ऑफ पावर को अच्छी तरह से समझना है, और इसको हम कोल्ड वॉर के टाइम से समझते हैं, क्योंकि रियलिस्ट स्कॉलर्स का मानना था कि कोल्ड वॉर ही वो टाइम था जिस समय स्टेट्स के बीच में सबसे कम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में पावर बैलेंस होता है कोल्ड वॉर के टाइम पर। जब तक ये पावर बैलेंस है तब तक कॉन्फ्लिक्ट को रोका जा सकता है, और जैसे ही ये बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होगा तब इंटरनेशनल सिस्टम में वॉर होगा, स्टेट्स के बीच में संघर्ष होगा। उस बैलेंस ऑफ पावर को फिर से वैसा ही बनाए रखने के लिए जैसा कि वो पहले से था, और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। वॉर होगा, फिर बैलेंस ऑफ पावर होगा, फिर वॉर होगा, फिर बैलेंस ऑफ पावर होगा, और इसको ही हम साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, जो कि रियलिस्ट थिंकर्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ये साइक्लिक व्यू हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो रियलिज़म को हम अगर कंक्लूड करना चाहें तो हम 2 वर्ड्स में इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ईगोइज़म
प्लस एनार्की, और इसको ही हम पावर पॉलिटिक्स भी कहते हैं। बट कुछ टाइम बाद रियलिज़म के ये दो मेन प्रिंसिपल ही अलग अलग थ्योरीज़ में डिवाइड हो जाते हैं। पहला क्लासिकल रियलिज़म, दूसरा न्यू रियलिज़म। सबसे पहले क्लासिकल रियलिज़म को देखते हैं। क्लासिकल रियलिज़म पावर पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ईगोइज़म के टर्म में डिफ़ाइन करता है और कहता है कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है और स्टेट ह्यूमंस का ही एक बड़ा रूप है। स्टेट्समैन भी एक ह्यूमन है, इसलिए स्टेट ईगोइज़म आईआर में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मॉर्गेंथ्यू कहते हैं कि द सोशल वर्ल्ड बट अ प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर ऑन टू द कलेक्टिव प्लेन। मतलब कि जब हम सोशल वर्ल्ड को देखते हैं तो वो ह्यूमन नेचर को कलेक्टिवली प्रोजेक्ट करता है। आइए तो अब देखते हैं न्यू रियलिज़म को, और इसको स्ट्रक्चरल रियलिज़म भी कहा जाता है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्ट्रक्चरल एनार्की के टर्म में डिफ़ाइन करता है। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको यहाँ अच्छे से ध्यान देना होगा। जैसा कि हमने क्लासिकल रियलिज़म में समझा था, उन्होंने ह्यूमन नेचर स्टेट के लीडर्स पर पूरा फोकस किया था। उनके अकॉर्डिंग लीडर्स का नेचर पेसिमिस्टिक होता है, इसलिए ही स्टेट्स का नेचर भी पेसिमिस्टिक या निराशावादी होता है। बट नियो रियलिस्ट स्कॉलर्स के द्वारा लीडर्स के रोल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर पर फोकस किया जाता है। लाइक यदि आज पाकिस्तान को कोई डिसीज़न लेना पड़ रहा है कि वो चाइना के साथ वॉर में पार्टिसिपेट करेगा, तो वहाँ पाकिस्तान के लीडर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उस डिसीज़न में। हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कुछ इस तरह से है कि वहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि उस लीडर को मजबूरी में वैसा डिसीज़न लेना पड़ रहा है। मतलब कि न्यू रियलिस्ट स्टेट्स के बिहेवियर को इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफ़ाइन करते हैं। और इसी तरह बाद में रियलिज़म कई थ्योरीज़ में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि क्लासिकल रियलिज़म, स्ट्रक्चरल रियलिज़म, जिसको कि हम न्यू रियलिज़म भी कहते हैं, ऑफेंसिव रियलिज़म, डिफेंसिव रियलिज़म, स्ट्रेटेजिक रियलिज़म, लिबरल रियलिज़म, जिसको कि हम इंग्लिश स्कूल भी कहते हैं, न्यू क्लासिकल रियलिज़म, लेफ्ट रियलिज़म। देखिए ऐसे कई तरीके से रियलिज़म की थ्योरी और आगे जाकर सब डिवाइड हो जाती है, बट इनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। वो आप किसी भी रियलिज़म के अंदर देख लेंगे, आपको सभी में सेम मिलेंगे। जैसे कि स्टैटिज़म, मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स ही मेन यूनिट हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसका रोल होता है वो स्टेट्स होते हैं, ना कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या सुपरनेशनल बॉडीज़। सेकंड है सेल्फ हेल्प, मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई भी सिंगल अथॉरिटी या सिंगल गवर्नमेंट नहीं होती, स्टेट्स को खुद पर ही डिपेंड होना पड़ता है। और तीसरा है सिक्योरिटी डिलेमा, कैसे एक स्टेट अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाना चाहता है इन कंपैरिजन टू दूसरे स्टेट्स के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में एनार्की है, अनसर्टेनिटी है। और आपको ये कोर प्रिंसिपल्स हर तरीके के रियलिज़म में मिलेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अपनी अगली वीडियो में हम क्लासिकल रियलिज़म को डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।